एकेडमी में। मेरा नाम अखिलेश पांडे और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं एसएसटी, जिसे सामाजिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और आज के क्लास में हम क्लास नंबर 01 से बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और इसमें हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस। इसमें हम बात करेंगे कि पिछले कुछ सालों में सीटेट में, एसएसटी में कैसे प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करेंगे और सबसे बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे आपको क्या होगा, पूरी तरह से यह पता चलेगा कि प्रश्नों को एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दे बच्चों कि आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखेंगे। इसमें जो कंटेंट होगा इनिशियल लेवल से फाइनल लेवल तक आपको पूरी चीजें बताई जाएंगी। साथ में मैं आपको बता दूं ये क्लासेस आप सभी के लिए बहुत जबरदस्त होने वाली हैं। तो ऐसे बच्चे जो चैनल में पहली बार जुड़े हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए बच्चों, क्योंकि ये क्लासेस डेली 4 बजे चलने वाली हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इन क्लासेस के माध्यम से आपका सीटेट 60/60 की सीरीज है। 60 में से 60 नंबर हम कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं कि केवल एसएसटी नहीं, एसएसटी के साथ में सीडीपी, सीडीपी के साथ में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ऑल मैराथन क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर बड़े कॉन्सेप्ट तक पूरी चर्चा बताई जाएगी। साथ में पेडागोजी की कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। तो अगर आप इस बार सितंबर 2026 का सीटेट पूरी तरह से निकालना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और साथ में मैं आपको बता देता हूं कि जो 6 सितंबर पेपर छप गई वाली क्लासेस है वो कल चलने वाली है बच्चों। आज किसी रीजन की वजह से वो पेपर में क्लासेस नहीं हुई। आज आपको एसएसटी की हम क्लासेस क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम आपको नए सिलेबस पर पूरी तरह से आधारित क्लासेस इसमें क्या करेंगे, हम आपको देंगे। और सबसे बड़ी बात बता देते हैं कि एग्जामिनेशन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसमें काफी ज्यादा जो चीजें हैं उसको बताएंगे। जी हां, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को बच्चों। तो चले आज की क्लासेस अब हम शुरू करते हैं बच्चों। क्लियर? जी हां। तो कल वाली क्लासेस मैंने आपको बता दी है कि जो 6 सितंबर वाली छप गई क्लासेस है वो कल से चलने वाली है 4 बजे से। तो आप बिल्कुल टाइम सेव कर लीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर करिए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सब्सक्राइब करिए। आज के अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सभी लोग फुल कंसंट्रेशन बनाइए, मोबाइल स्क्रीन पर पूरा ध्यान दीजिए। और आज का पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन, निम्नलिखित में से कौन भ्रसून्स पर्वत है। हिमालय पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, यूरोल पर्वत, वॉस्जेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन, हिमालयास, अपलाइंस, यूरोल और द वोजेस। सभी लोग इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे और सेशन को लाइक भी जरूर करते रहिए बच्चों, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन भ्रतुंश पर्वत है, हिमालय पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, वॉस्जेस पर्वत। सभी लोग जवाब, मुश्किल से 30 सेकंड का टाइम मैं सभी को दूंगा। 30 सेकंड में आप सभी को बता देना है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर है? जी, सभी लोग जवाब देते रहिए और मैं इसमें आप सभी को, जी हां, सभी लोग जवाब के साथ बताते रहेंगे। जी हैं सभी का, वेरी गुड। चलिए, तो क्वेश्चंस क्या है, कौन सा भ्रतूंस पर्वत है। पहला आप लोगों के लिए बना है कि भ्रतूंस पर्वत क्या होता है। तो भ्रतूंस पर्वत क्या है, जब किसी भी माउंटेन का एक भाग टूटकर लंबवत रूप से या परपेंडिकुलर हो जाता है, उसे हम लोग भ्रतूंस करते हैं। एंड द माउंटेन हैव द 3 टाइप, ब्लॉक माउंटेन, न्यू फोल्डेड माउंटेन एंड द वॉल्केनो माउंटेन। तो अब इसमें से यह पूछा गया भ्रतूंस कौन सा है, तो याद रखिएगा हिमालय पर्वत जो है ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है। कैसा पर्वत है ये बेटा, न्यू फोल्डेड माउंटेन है या नवीन वलित पर्वत है। ये कैसा है बच्चों, नवीन वलित पर्वत है। तो हिमालय तो है नहीं। अल्पेशियन पर्वत भी नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत का मतलब क्या है, आप लोग सड़क में चलते चलते जा रहे थे, एक इधर से भाग और इधर का भाग, दोनों भाग जब आपस में टकराते हैं तो ऊपर उठे हुए भाग को न्यू फोल्डेड माउंटेन। यूराल पर्वत जो है ये
ओल्ड फोल्डेड है या पुराना वलित पर्वत है। जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वोस्जस पर्वत, बिल्कुल याद रखिएगा। दुनिया की हाईएस्ट पीक जो है वो हिमालयन में है, जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? माउंट एवरेस्ट के नाम से। सभी बच्चे बताएं क्लियर हो गया, हाँ या ना? वेरी गुड, सभी के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली बता दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना है। कौन सा भ्रसूंस पर्वत है? तो कौन सा बना बेटा? वोस्जस पर्वत के नाम से इसे जाना गया। वेरी गुड सभी के लिए। नेक्स्ट, कथन ए, इससे क्वेश्चंस इस बार भी पूछा गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ, the moon moves around the earth is about 27 days and take exactly the same time to complete one spin. Select the correct option from the alternative. कथन ये है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। तो बताना है कौन सा कथन जो है सही है। क्लियर करिए सेकंड को, सभी के लिए बिल्कुल बेटा जबरदस्त। जी हाँ, क्लियर करिए सेकंड को बच्चों। जी हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जो 4 बजे वाली क्लासेस है मैं आपको बता देता हूं, पेपर जो है कल से चलेगा। 4 PM वाला 6 सितंबर छप गया पेपर, ये आपका कल से चलने वाला है। क्लियर? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। सबको पता है मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का 27 दिनों में, बिल्कुल, क्योंकि इतने ही दिन में रेवोल्यूशन और रोटेशन इसका दोनों सेम है बेटा। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये बिल्कुल सही है कि मून ओनली वन साइड ऑफ द पार्ट बिल्कुल दिखाई देता है, ओनली 58% भाग। और ये तो इसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी। बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है बेटा, कैसे पहचानते हैं? देखो, चंद्रमा पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, एकमात्र नेचुरल है। अब नेचुरल सैटेलाइट का मतलब क्या है? अर्थ जो है किसके चारों ओर घूमती है? अर्थ जो है सन के चारों ओर। और अर्थ के चारों ओर कौन घूमता है? मून घूमता है। तो मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हुआ। क्लियर है? दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ लाइक जरूर करते रहिएगा सेशन को। आगे देखते हैं तीसरा, कायांतरित सेलों के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन द मेटामॉर्फिक रॉक एंड चूज द करेक्ट आंसर। When igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they change to the metamorphic rock. Metamorphic rock melt from molten magma when subject to the great heat and pressure. Marble is a metamorphic rock. आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में होती है। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के पिघल पर द्रवित मैग्मा बनाती है। संगमरमर एक कायांतरित है। गिव द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बताइएगा। कायांतरित सेलों के बारे में निम्नलिखित कथन ए बी सी पर विचार कीजिए। ए, आग्नेय और अवसादी सेलें उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेल में परिवर्तित है। बी, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर मैग्मा बनाती हैं। सी, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। बताइएगा कौन सा सही? सबको पता है रॉक्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। रॉक्स कैसे बनती हैं बेटा? सबको पता है कि अर्थ के सेंटर से जो मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी के जो अंदर से मैग्मा निकलेगा, वो ठंडा होकर धीरे 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 लावा जो है ठंडा होगा और जो ब्लैक कलर का बनाएगा उसे इग्निशियस रॉक कहते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान काले कलर की, आग्नेय के बाद होता है अवसादी। मां, आपने बहुत बड़ा पत्थर देखा होगा, बहुत समय तक पड़ा है, धूल, धूप,
डस्ट पार्टिकल पड़ती है तो उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, होता है। गोरे आदमी को धूप में खड़ा कर दो, कुछ दिन में काला हो जाएगा। सेम इसी प्रकार है। तो आग्नेय और अवसादी उच्च ताप और दाब से कायांतरित में बिल्कुल सही है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव पर मैग्मा, बिल्कुल। संगमरमर एक कायांतरित है, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही है बेटा। When igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they change the metamorphic rock. Metamorphic rock melt from the molten magma, बिल्कुल। ए बी सी ऑल आर द राइट। बच्चों बताइए, क्लियर हो रहा? संगमरमर आप सभी को याद है, ताजमहल का जो फॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर किसके बिहाफ पर होता है? जो ताजमहल बना हुआ है वो मकराना मार्बल से बना है, और मोहब्बत की याद में बनाया गया वो भी एक प्रकार का मार्बल। अगला फोर्थ, on entering which layer of the atmosphere from space do the metamorphic burn of mesosphere, thermosphere, exosphere, stratosphere? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? बताइएगा। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। जी हाँ, सभी बच्चे एक बार क्लियर करें। जी हाँ सर, वेरी गुड। सभी लोग बताएं। ये क्वेश्चंस तो आप लोगों के लिए, अब मैं पोल भी देने वाला हूं। इन क्वेश्चंस में मैं पोल भी देने वाला हूं बच्चों, तो सभी लोग पोल का भी जवाब दीजिएगा। जी हाँ, सभी लोग पोल का भी जवाब देते रहिए। पोल का भी जवाब हर बच्चा देगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? आकाश में बड़े बड़े पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल्स दूसरे से टकराता है, जब टकराया तो बर्निंग स्ट्रोम उससे बना। तो किस लेयर, जो स्पेस होता है पर्टिकुलर अर्थ में 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले कौन सा है? ट्रोपोस्फियर, स्टेटोस्फियर, मेजोस्फियर, आयनोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को जानते हैं किस नाम से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो वायुमंडल में 50 से 80 किलोमीटर के बीच, बिटवीन द 50 टू 80 किलोमीटर, द टेम्परेचर इज सडन डाउन। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डाउन होता है, एंड टेम्परेचर इज सडनली गोज ऑन द -100 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू दिस, जैसे ही -100 डिग्री पहुंचता है तो इसके कारण क्या हो? इसमें काफी ज्यादा चेंजेस। ड्यू टू द फ्रैक्शन द मेटेरॉइड्स कैन बी बर्न अप। फ्रैक्शन के कारण, किसकी वजह से बेटा? फ्रैक्शन के कारण या घर्षण के कारण जड़ते हैं। और ये कौन से मंडल में होता है बच्चों? इट ऑल डन इन द मध्य मंडल। कौन से मंडल में होता है बच्चों? जल्दी से क्लियर कर दीजिए। हाँ, एक बार बताइएगा, कौन से मंडल में होते हैं? मेजोस्फेयर या मध्य मंडल के नाम से जाना गया। इज इट क्लियर और नॉट? इट इज डन इन द मेजोस्फेयर। किस नाम से जाना गया बच्चों? इट इज डन इन द मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर का टेम्परेचर बताया जाए तो कितने तक जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। क्लियर। दूसरी कहानी, किसकी वजह से ये जलते हैं बेटा? ड्यू टू द फ्रैक्शन। किसकी वजह से जल जाते हैं बेटा? घर्षण के कारण जलते हैं। क्लियर रहेगा? हाँ सर। वाह, वायुमंडल अगर है, बहिर्मंडल जो है स्पेस होता है, समताप मंडल जो होता है टेम्परेचर शुड बी द सेम। टेम्परेचर यहां पर क्या होता है, या सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसमें क्या होता है? तापमान समान होता है। टेम्परेचर शुड बी द सेम, तापमान इसमें क्या होगा बेटा? समान होता है। अब जब टेम्परेचर समान है, तापमान समान होता है, तो यहां पर एरोप्लेन की बेस्ट कंडीशन होती है। किसकी बेटा? एरोप्लेन। इज इट क्लियर नॉट? सभी लोग बता दीजिए हाँ सर। सभी बच्चों का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोगों के आवागमन से, घरों की पास पास बनावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता है, ऐसा स्थान जहां बस्तियां विकसित हों।
Transference is related to movement of pupil, closely built area of houses, artificial enclosure of keeping small houses, plant, place where settlement develops. सबको पता है बेटा. या दिस इज फॉर बोथ पेपर बेटा. सभी लोग जवाब देंगे. पूल आप लोगों का खत्म हो चुका है. जी हाँ, मैक्सिमम लोगों के सही जवाब थे बेटा. अगले क्वेश्चंस में हम बढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, घरों की पास पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, ऐसा स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं. बताइए. वेरी गुड. देखिए, ऋतु प्रवास का मतलब क्या है. मान लीजिए आपने भेड़ पाला हुआ है. अब चारागाह एक लिमिटेड एरिया में है, घास खत्म हो गई, आप उस क्षेत्र से क्या करेंगे, दूसरे क्षेत्र में चले जाते. होता है ना, जैसे राजस्थान वगैरह में पानी की कमी है तो लोग दूसरे क्षेत्र में जाते हैं जहां पानी मिलता है. तो ये क्या होता है, लोगों के आवागमन. घरों के पास बसावट क्या होती है, इसके लिए तो बस्तियां बनाई गई हैं, साइट. एक छोटे घर में कृहितहाता, ऐसे स्थनियां जहां विकसित होती हैं, उसे साइट कहा जाता है. द राइट आंसर इज द मूवमेंट ऑफ द प्यूपल ड्यू टू द सीजन. ऋतु प्रवास का सिंपल सा मतलब है कि पर्टिकुलर प्लेसेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान इजीली. शीटेट में आपको क्लियर हो रहा ना बच्चों. प्रश्न खुद बता देता है आंसर क्या है इसका. तो बेस्ट कैटेगरी में आपके क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन सही कराने की जवाबदारी मेरी. 100% आपके 60 में से 60 आएंगे. बस आपको कंटिन्यू और रेगुलर बेसिस पे रहना है और हमेशा क्वेश्चन और आंसर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. अगला, स्थायी पवनों के संबंध में ए और बी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए. ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं. पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं. कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी परमानेंट विंड्स एंड चूज द करेक्ट. These winds blow constantly throughout the year in a particular direction. Westerly and the easterly examples of these wind. क्लियर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को. सभी के लिए है बेटा. स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए. ए, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं. पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है. कौन सा सत्य है, बताइए बच्चों. सबको पता है. जी हाँ, वेरी गुड. देखो बच्चों, स्थायी विंड क्या होती है, जो हमेशा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जब इनिशियल लेवल्स में विंड चलती हैं. ये पवनें वर्ष भर लगातार दिशा बिल्कुल सही है. पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है. बिल्कुल इसका है, क्योंकि ये रीजनल डायरेक्शन के हिसाब से चलती हैं. विंड्स 3 प्रकार की होती थी, ट्रेड विंड, परमानेंट विंड एंड द सीजनेबल विंड्स. क्लियर ना, उसके बिहाफ पर चलता है. तो आपको क्लियर रहेगा कि ए और बी दोनों सही है बेटा. क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते, बस आपको पढ़ने की बात है. द विंड्स ब्लो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. वेस्टलिन एंड ईस्टलिन ऑफ दीज विंड्स. क्लियर है, वेरी गुड. अगला क्वेश्चन, ब्राजील के कंपोश और वेनेजुएला के लानोश उदाहरण है. ये ग्रासलैंड से क्वेश्चन आया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि वेनेजुएला में इस बार अर्थक्वेक आ गया बेटा. काफी बड़े लेवल का है, 7.2 टू 7.6 रिक्टर स्केल पे चला है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा. शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, भूमध्य सागरीय वनस्पति. कंपोज इन ब्राजील and Llanos in Venezuela are example of temperate grassland, tundra type vegetation, tropical grassland, Mediterranean vegetation. क्लियर करिएगा बेटा, जल्दी होगा. इस प्रश्न का जवाब दीजिए. पीवाईक्यू आप ही के लिए लाए गए हैं. जिन बच्चों को क्लियर हो रहा, तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करिए. ब्राजील के कंपोश और वेनेजुएला के लानोश उदाहरण हैं. शीतोष्ण कटिबंध,
टुंड्रा प्रकार, उष्णकटिबंध, भूमध्य सागरीय वनस्पति। जी क्लियर करिए सभी बच्चे। देखो, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला, अगर आप जियोग्राफिकल जाएंगे तो सर ये है ग्लोब, ग्लोब के बीचों बीच गए तो 0 डिग्री, 0 से ऊपर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके ऊपर जो वेजिटेशंस होते हैं उन्हें जाना जाता है टेम्परेट। क्लियर है? लेकिन ये जो इस रीजन में होता है इसे हम ट्रॉपिकल कहते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है कि जहां दिन में एक टाइम सूरज सिर के ऊपर आता हो। ये ग्रास जो होती हैं 3 to 4 मीटर होती हैं, एंड दीज आर द एग्जांपल, ब्राजील एंड द वेनेजुएला बोथ आर द एग्जांपल ऑफ द उष्ण कटिबंधी। शीतोष्ण का कौन सा है बेटा? प्रेयरी ग्रासलैंड, वेल्ड ग्रासलैंड एंड द डाउन्स ग्रासलैंड। डाउन 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 कहां है? ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड कहां है? साउथ अफ्रीका। तो इसलिए ये टुंड्रा प्रकार जो होता है दैट इज फाउंडेड इन द पोलर रीजन, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उसे टुंड्रा कहा जाता है। मेडिटेरियन सी अमेजन बेसिन के चारों ओर पाया जाता है तो दीज ऑल द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड किस प्रकार की हैं बच्चों? ट्रॉपिकल होती हैं। सभी को यहां तक क्लियर है? 3 से 4 मीटर ऊंची घासेस ग्रास, आप लोग खुद देखिए भारत में भी जो घास पाई जाती हैं थोड़े से बड़े क्षेत्रों में दूब को छोड़कर बाकी जो होती हैं सब उष्णकटिबंधीय ग्रास होते हैं, जिनके बिहाफ पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। क्लियर हुआ है हाँ या ना? सभी लोग एक बार बता दें। जी अगला, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट द climate and choose the correct option. Climate refers to the day-to-day change in the atmosphere. Climate of a place is affected only by its altitude and relief. A is true, B is false. A is false, B is true. Give the right answer. जलवायु क्या होती है बच्चों? तुक्का वाले सुधर जाओ। जलवायु के संबंध में ए और बी। ए क्या है? जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। कौन से सत्य है? जलवायु है क्या? जी क्लियर करिएगा। चलिए देखिए, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट और सीजन में डिफरेंस है। दिन प्रतिदिन आपने वो गाना सुना होगा, बदल तो न जाना तुम मौसम, मौसम की तरह तुम बदल तो न जाना। मतलब क्या होता है? एक क्षणिक समय में अगर परिवर्तन हो रहा तो उसे मौसम कहते हैं। जलवायु लगभग 30 साल पहले का समय है, तो जलवायु दिन प्रतिदिन होने वाला नहीं होता, ये तो मौसम होता है बेटा। दिस इज रॉन्ग। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई नहीं बेटा, जलवायु जो डिपेंड करता है, ट्रिक बता देता हूं, लैंड फॉर्म। L for latitude, A for altitude, N for nearest to sea. समुद्र से कितना पास है इस पर डिपेंड करेगा। क्लियर ना? डी का मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की दिशा पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ विंड पे डिपेंड करेगा। एफ का मतलब होता है फॉरेस्ट, वन पर डिपेंड करेगा। ओ का मतलब होता है ओशियन,
आर का मतलब होता है रेन और एम का मतलब होता है माउंटेन। तो जलवायु जो है इतने फॉर्म पर डिपेंड करती है। व्हाट इज द ट्रिक? द ट्रिक नेम इज द लैंड फॉर्म। याद रहेगा बेटा। तो ये दोनों कथन गलत हैं, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का सही है बच्चों? हाँ या ना? अरे बेटा फिर याद रख लो, मैक्सिमम बच्चों का गलत हो गया है। क्लाइमेट, दैट इज अ नॉट द क्लाइमेट, इट इज अ सीजन, refers to the day. Why? Climate of a place is affected only the altitude and the relief. That is wrong. Climate is affected the landform. L for latitude, altitude, nearest to the sun, direction of the wind, forest, ocean. Ocean मतलब होता है बेटा समुद्र। समुद्र के अलावा किस पर है? वर्षा पर। वर्षा के अलावा पर्वत पर। यहां तक क्लियर हुआ है बेटा? हाँ या ना? अगर क्लियर हो रहा है, एसएसटी की पूरी गारंटी, एसएसटी नहीं पूरे सी टेट की गारंटी ऐसे टीचर एकेडमी। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। क्लासेस रेगुलर हैं तो आपको 100% क्या होगा यहां पर, कंसंट्रेशन के साथ क्लासेस। साथ में आपको यह भी बताऊंगा पेपर कैसे निकलेगा। पूरा छप गया पेपर, मॉडल पेपर पूरा का पूरा हम कराने वाले हैं कल से बेटा। यहां तक क्लियर? जी हिंदी ही बोल रहा हूं बेटा, कोई भी। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा लैटिट्यूड, उच्चा वच्च और ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन, दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोतों की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। Identify the sources of energy from the given features A and B. It is conventional source of energy. This source of energy is released when crude oil is brought to the surface. Biogas, natural gas, geothermal or the wax. क्लियर कर दीजिए। दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोतों की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा या मोम। यह क्वेश्चन भी क्लियर करिए। परंपरागत का मतलब क्या होता है? जिसका उपयोग हम लंबे समय से ईंधन और बिजली के लिए करते हैं। जी हां, जी वेरी गुड। बायोगैस क्या है? नवीकरणीय है। भूतापीय ऊर्जा गर्मी के अंदर से प्राप्त होते हैं। जी वेरी गुड। देखो, परंपरागत कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस ए लॉन्ग टाइम विच इज यूज, हम बहुत समय से यूज करते हैं। और जब तेल को धरातल से लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। बायोगैस जो होता है, ये बायोफ्यूल जो है बच्चों, ये बनाया जाता है वेस्ट मटेरियल से। नेचुरल गैस कुओं से निकाली गई, इट इज अ थर्मल एनर्जी। ये एक प्रकार की हीट एनर्जी होती है। वैक्स जो होता है ये अपरिष्कृत होता है या एक प्रकार की अलग वस्तु होती है। क्लियर है? तो दिए गए लक्षणों के आधार पर यह एक परंपरागत स्रोत है, तो इसके लिए कौन सा बना है? नेचुरल गैसेस के बिहाफ पर बना। इंडियाज रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन, सबको पता है मैत्री कहां पर है? भारत का शोध संस्थान मैत्री। इंडिया वाले भी क्या करते हैं, हर एक जगह पे अलग अलग रिसर्च सेंटर खोले गए हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पोलर रीजन में घूमने गए हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में, कुल्लू, मनाली, कश्मीर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। बताइएगा हाँ या ना? सभी बच्चों के लिए। जी वेरी गुड। यहां से मैं आपको बता दूं 100% क्वेश्चंस आते हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए, आपको दिख भी रहा होगा, सब पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिहाफ पर पूरी की पूरी बात की गई है। तो इंडियाज रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप और एशिया। रिसर्च सेंटर क्या होता है? अंटार्कटिका वैसे भी वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट है दुनिया में। अब वहां पर क्या है ना, तो पर्टिकुलर पूरी तरह से बस्तियां बनी है ना कुछ बना, तो रिसर्च सेंटर। और भारत में जो शोध संस्थान है मैत्री, वो पर्टिकुलर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में और कौन कौन से हैं? दूसरा जो बना है गंगोत्री है। क्लियर रहेगा? कौन सा बना है? अंटार्कटिका में गंगोत्री।
दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस। 10 में से कितने सही हुए, एक बार अपना अपना स्कोर बता दीजिए। मैत्री शोध संस्थान कहां है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। दूसरा जो है स्थायी था, 1989 में बना है। दक्षिण गंगोत्री और भारती भी बनाए गए हैं। ये जो बना है बेटा कब बना है? 1989 में। इसके बाद साउथ गंगोत्री जो बना है वो, साउथ गंगोत्री जो बना वो 1983। और लेटेस्ट में जो बना है 2012 में, उस सेंटर का नाम है भारती। ये तीनों वहीं पर बने हैं। क्लियर है हाँ या ना? सभी बच्चे एक बार बताएं जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हाँ या ना? गंगोत्री मैत्री। तो इनिशियल में जो खुला बेटा 1989 मैत्री था। फिर इसके बाद पर्टिकुलर 1983 था वैसे ये। फिर इसके बाद 2012 सबसे लेटेस्ट जो है वो कौन सा बना है? भारती। ये तीनों रिसर्च सेंटर स्थित है। क्लियर रहेगा हाँ या ना? एक बार स्कोर बता दीजिए, 10 में से कितने नंबर आए बेटा आप लोगों के? 10 में से कितने नंबर हैं एक बार पोल में बता दीजिए। 8, 9, सही है, वेरी गुड। 7, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है। 9, 8, 9, 8, बहुत अच्छा बेटा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ, खनिज क्या होता है? मिनरल्स, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, इनका एक निश्चित राइट संगठन होता है, ये विभिन्न प्रकार के भू परिवैज्ञानिक परिवेशों में निर्मित है, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। आपको बताना है नहीं है। Which of the following is not true for the minerals? They are naturally occurring substance. They have a definite chemical composition. They are formed in a different type of geological environment. All minerals of the non-metallic. सबको पता है कि जमीन के अंदर ऑन द अर्थ सरफेस देयर आर द बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंस, मतलब बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर मिनरल्स बनाए जाते हैं। इनका कंपोजिशन होता है जैसे एयू गोल्ड, ठीक है, फिर कॉपर, तो इनका प्राकृतिक रूप से होता है, ये बिल्कुल सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन, ये भी सही। ये विभिन्न प्रकार के, बिल्कुल जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार, दैट इज अ फेमस फॉर दे आर फॉर्म्ड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट, ये बिल्कुल सही है। सभी धातु खनिज नहीं, मिनरल्स हैव द 3 टाइप, मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, और तीसरा होता है एटॉमिक या न्यूक्लियर। तो सभी धात्विक खनिज नहीं होते हैं, यही असत्य है बेटा, बाकी तो तीनों सत्य हैं। ऑल मिनरल्स और नॉन मेटल, यही आपके लिए क्या है बेटा? असत्य है। क्लियर हुआ है हाँ या ना? सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि हर मिनरल्स, आपने इग्निशियस रॉक देखी थी, मेटामॉर्फिक रॉक देखी थी, उनके बिहाफ पर बना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के पोर्शन से। नर्मदा घाटी, वज्जी, गारो की पहाड़ियां, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। मैच द फॉलोइंग: नर्मदा वैली, वज्जी, गारो हिल्स, गंगा, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। मैच करिएगा बेटा, इसको आप मैच करके बताइए। जी हाँ, हाँ, एग्जामिनेशन और एग्जाम के लिए भी ये क्लियर होता है जी। बेटा 4 बजे से होती है रोज। इस क्वेश्चन को सभी लोग, सबको बताया है। नर्मदा घाटी में क्या हुआ था? वज्जी क्या था? इनिशियल लेवल का गणतंत्र था बेटा। सिंधु और उसकी सहायक नदियां। जी हाँ। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या था कि जो वज्जी था, अगर एक भी बनता हो इनिशियल लेवल का रिपब्लिक था, तो बी का फर्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, बाकी किसी में तो है नहीं सर। आगे चलते हैं। गंगा वैली, गंगा में क्या हुआ था बेटा? सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गारो हिल्स में, गारो हिल्स में आरंभिक कृषि मिली थी बेटा। गारो में आरंभिक कृषि। नर्मदा वैली जो है आखेटक और संग्रहण था।
गारो वैली जो है बेटा आरंभिक कृष थी। गंगा घाटी जो थी ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व शहर था। सिंधु घाटी और इसकी नायक नदियों में प्रथम शहर। थर्ड वन इज द राइट आंसर। Which one is the right answer, beta? Third one. The Narmada Valley that has started the initial levels of the hunting and the gathering place. Clear है? जी हाँ। सभी बच्चे डी नहीं है बेटा, डी तो ऑब्वियसली रॉन्ग पड़ गया था। क्लियर ना? ये बताया। अगला बताइए। नीचे ये तो आज के ही गारंटी बैच की क्लास में था। तो नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए। द टाइम पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दैट इज डिवाइडेड ऑन विच रेफरेंस? बिलो और द टू स्टेटमेंट ए एंड बी इन द कॉन्टेस्ट। अच्छा, आप लोग भी अपने पिताजी से पूछते होंगे कि कौन से काल के हैं आप, फिर आपके पिताजी कहते हैं तुम तो जेन जी हो, जनरेशन जी का काल। उसी प्रकार ए paradestial like Hindu, Muslim and British is appropriate at the religion of the rulers have been only important historical changes. Statement B, it is a problematic to assign the precise dates and time spent to the historical process that happened over a period. हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसे कालेविद्ध क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और कालों में सकारात्मक रही। बताइए। बेटा रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, कैसी बात कर रहे हैं? द सिलेबस इज कंप्लीटेड ऑल्सो। नीचे दो कथन ए और बी दिए गए काल अवधि और विवाद के संदर्भ। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कालेविधि क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन। कथन भी लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथि और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक था। कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? बताइए। जी कौन सा बेटा? अच्छा, कुछ लोग बी, कुछ लोग देखो, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश एक्चुअल में उस समय पे सबसे पहले 19 सेंचुरी में डिवाइड किया, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में रहा। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था एडम स्मिथ ने। इसको जो है आधुनिक मध्यकाल, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं को निश्चित तिथि और काल विभाजकों के अंतर्गत समस्या। आप लोग सब समझते हैं कि पहले 3 शासक हुए। सबसे पहले वैदिक सिविलाइजेशन चला जिसमें हिंदुओं का प्रादुर्भाव था, फिर उसके बाद टाइम बदलता रहा, फिर मुस्लिम कम्युनिटी आई जो आपका मिडिएबल हिस्ट्री थी, फिर एंसेंट में आजादी की ओर चले गए। तो इनको लाना समस्यात्मक था। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस एंड ए वाज नॉट गुड फॉर इंपैक्टिंग फॉर दैट टाइम। ए असत्य है और बी सही है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्लियर है, हाँ या ना? हाँ, विलियम जोन्स ने इसके बारे में बताया था। जी हाँ, उन्होंने इसमें 3 बताए थे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसका परिवर्तन इसमें जो ये लिखा है ना बेटा कि एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं बेटा, धर्म के साथ में इसमें कल्चर, संस्कृत, संस्कृत के अलावा समाज, समाज के अलावा धर्म था। दीज आर द 3 रीजंस दैट इज डिपेंडिंग ऑन द डिवाइडेशन ऑफ द हिस्ट्री, दैट इज अ हिंदू, मुस्लिम एंड द ब्रिटिश। दैट इज नॉट द ओनली रीजन ऑफ द रिलीजन। दैट्स व्हाई ए वाज द रॉन्ग ऑफ दैट। क्यों गलत हुआ? क्योंकि धर्म जो है महत्वपूर्ण नहीं था। धर्म के साथ में संस्कृत, समाज और ये आया। क्लियर है? जी, आप सभी को क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। सभी बच्चे बिल्कुल क्लियर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है बेटा। जो बच्चा पहली बार आया है तुरंत लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए इस सेशन को, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया।
अंग्रेजी भाषी लोगों के नई शौक, मजाक तथा औरतों के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन बी, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों के ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ए और बी दोनों सही है। ए की सही व्याख्या बी है। ए और बी सही, ये बताइएगा। बेटा आज से रेगुलर चलेगी अमृता जी, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए आप। आया ना? नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन बी, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया। ए और आर दोनों सही हैं। ए सही, व्याख्या बी। ए और आर दोनों सही किंतु व्याख्या सही नहीं। ए सही, बी गलत। ए गलत, बी सही। बताइएगा बच्चों। ये सब क्वेश्चन बेटा जो भी है गारंटी बैच के सेम टू सेम लाइनों से है बेटा, दोनों अलग अलग कथाएं हैं। जी हाँ, बताइएगा। वेरी गुड। अब देखिए, कई चित्रों में, बिल्कुल आपने काली घाट का चित्रण देखा होगा, मुंशी प्रेमचंद्र या जितने भी उस समय नाटककार थे वो सब इनको प्रस्तुत करते थे। तो भाषी लोगों का नए समाज था, बिल्कुल सही है। राष्ट्र, अब देखो दोनों का संबंध है, चित्रों का और इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं। राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्ति करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने, सही तो यह भी है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ए और बी दोनों सही है किंतु ए सही व्याख्या, एग्जैक्ट पैराग्राफ जो आपको मैंने गारंटी बैच में कराया, वही पैरा पूछे गए। जी हाँ। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पद शाहनामा का चित्रकला या मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला? द इनिशियल इंस्क्रिप्शन ऑफ दैट टाइम, सबको पता है बेटा, उस जमाने में केव पेंटिंग बड़ी फेमस थी। कांगड़ा 1819 में आई, गिरनार गुजरात से संबंधित है और मुगल सम्राट शाहजहां ने 17th सेंचुरी में बनाया था। चले जी। कांगड़ा शैली जो है, दिस इज इन द 18th और द 19th सेंचुरी और इसका ह्यूमन से कोई संबंध नहीं। गिरनार जो है इट इज रिलेटेड टू द जूनागढ़। किससे संबंधित है ये? जूनागढ़। पद शाहनामा जो है ये भी पर्टिकुलर नहीं है, मध्य प्रदेश का शैल चित्र। और मध्य प्रदेश में कहां का? मध्य प्रदेश में ये जो शैल चित्र था बेटा, ये कहां से बना? भीम बेटका। बिल्कुल याद रखेगा, इट इज संबंधित टू द भीम बेटका। अब भीम बेटका कहां है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन के भोपाल से मात्र 11 किलोमीटर दूर रायसेन में स्थित है, सबको पता है। और वहां पर ऐसी कलाकृतियां बनाई गई, आदिमानव को हंटिंग एंड गैदरिंग करता हुआ बताया गया, बिल्कुल जाता है शिकार करते हुए। और उस जमाने में जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो किसकी बनती थी बेटा? पौधों और खनिजों के रंगों को मिक्स करके। तो द रॉक पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश दैट इज फेमस इन द भीम बेटका। कहां फेमस हुई बेटा? भीम बेटका में। एक बार अपने स्कोर शेयर कर दीजिए बच्चों, कितने आए हैं आप सभी के? जी हाँ। अगला, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, यहां तक क्लियर हुआ। सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए चिल्ड्रन इन अ प्री ब्रिटिश टाइम वर टॉट इन स्टेट इंस्टीट्यूशन by payment of a fixed fee throughout the year, expect harvesting time when they worked in the field for assessment through an annual exam. पीडीएफ बेटा उसके लिए टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप की लिंक लगी हुई है क्लास में, वो आप देख लीजिएगा।
ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। जी बताइएगा। विलियम एडम की व्यवस्था थी उस समय, और लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी किया था। विलियम एडवर्ड ने इसको बताया। क्या बताया बेटा? सरकारी संस्थान नहीं होता, क्या था, शिक्षा को सरल बनाने के लिए और माता पिता का भी काम चलता रहे, तो इसके लिए साल भर फसल की कटाई छोड़कर खेतों में जब काम करते थे उसके अलावा इनको पढ़ाया जाता था। थ्रू आउट द ईयर एक्सपेक्ट द हार्वेस्टिंग टाइम व्हेन दे वर्कड। क्लियर? इसको छोड़ के पूरी चीजें। अगला, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। कथन ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ए और बी दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या बी है। ए और बी सही किंतु व्याख्या सही नहीं। ए सही है, बी गलत। और ये बिलो और द टू स्टेटमेंट ए एंड बी कंटेंस्ट ऑफ द एमर्जिंग ऑफ द नेशंस। बताइएगा इसके भी पर। नीचे दो कथन ए और बी 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के रूप में। कथन ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ए और बी दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या बी है। ए और बी दोनों सही किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही। दीजिए राइट आंसर। जवाब दीजिए। जी वेरी गुड। चलिए देखिए, 18वीं शताब्दी का यूरोप के लोग, राष्ट्र राज्य कोई था ही नहीं। यूरोप में उस समय पे बहुत सारे छोटे 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 डोमेस्टिक रिलीजन्स थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी, बिल्कुल, हिंदी के लिए हिंदी चला, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ये सब लैंग्वेजेस चली थी। तो ए गलत है, बी सही है। Till the 18th century, people in Europe saw themselves as a nation state. A consensus was created in the early 19th century among the people that linguistic the community A is wrong. Next question. BCE का तात्पर्य क्या है? Before Christian era, before Common era, before Season era, before Contemporary era. BC stands for before Christian era, before Common era, before Caesarea, बिफोर कंटेम्परेरी। आपको पता है हिस्ट्री द टाइम डिवीजन हैव द टू टाइप, बीसी एंड द एडी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस, एंड आफ्टर एना डोमिनी पीरियड, आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस। तो बीसी बिकम बीसीई। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द बीसी? सभी लोग बताइए इसको। जी हाँ, सभी के लिए क्लियर है। यस बेटा मंजू जी, सभी के लिए जरूरी। और सबको मैं बता दूं बच्चों, ये क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल से हम पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर वाली कंप्लीट मॉडल पेपर की सीरीज भी करेंगे, वो आपके लिए जरूरी है। तो बीसी का मतलब क्या है? बिफोर कॉमन इरा, बिफोर क्रिस्ट। और दूसरा था एडी। एडी को जाना जाता है एनाडोमी के नाम से, एनाडोमिनी के नाम से जाना गया। अगला, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख,
महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष, शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। हाउ डू वी नो टुडे ऑस्ट्रिच वर फाउंडेड इन द इंडियन, सबको बताया पैलेलिथिक टाइम पर कैसे पता चला। अच्छा, हर बच्चा बताए क्लियरली समझ में आ रहा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम देख रहे हैं। सबको पता है कि महाराष्ट्र के पटने में, पाटन में एक्चुअल में वो स्थान था जहां पर इसका क्या मिला था, पूरा का पूरा एविडेंसेस, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग्लेस। क्लियर है? ये भी क्वेश्चंस आपको बताए गए। हमेशा आपके एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया। आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी उधर से लेकर आता है ऑस्ट्रिच को और उसके बिहाफ पर चर्चा चलती है। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गईं। How did the Harappan civilization come to an end? It appears as if the rulers lost control. There could have been a deforestation of the area. There were flood in the entire area of the civilization. The rivers dried up probably. Give the right answer of this. 4 बजे बेटा रोज चालू होती है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, रोज 4 बजे आप लोगों को आना है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई। जी क्लियर करिए। जी, द राइट आंसर जंग, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण बिल्कुल कई सारे एरिया में लगा, जंगल, अब देखिए पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और नदियां सूख गई। एक्चुअल में पूरे ही रीजन सही है, विनाश हो गया ये भी सही क्योंकि सूखा पड़ गया होगा, बाढ़ भी। इसका जो राइट आंसर बनेगा, पर्टिकुलर कौन सा बता रहे हैं आप लोग? वेरी गुड, ए सी डी, विनाश वाला अगर नहीं लेना, नदियां सूख गई और बाढ़ एक साथ नहीं आता, तो ए बी सी भी सही है। वैसे चारों रीजन सही है बेटा। क्लियर? कुछ जगहों पर सूखने का सेक्ष नहीं मिला है, तो ए बी सी भी राइट होगा, नहीं तो ए सी डी भी होगा अकॉर्डिंग टू दिस। इतना क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई, बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी, बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया, मूर्तिकला के केंद्रों में मथुरा। इस क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क है बेटा। हाउ विल यू ग्रो अप, मतलब क्या कह रहे हैं आप? ग्रो करने का क्या कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे हैं? हाँ या ना? चलिए, तो यहां तक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा पूरा का पूरा, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई डाउट्स रहेगा उसके लिए भी हम क्लासेस, और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि कल से क्लासेस आपके रेगुलर 4 बजे, जो आपका पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉडल पेपर का जो पेपर है वो कल से चालू होने वाला है। तो सभी जो कंप्लीट सब्जेक्ट की तैयारी है वो ऐसे टीचर एकेडमी से होगी। क्लियर बेटा? और सबसे बेहतरीन बात आपको बता देता हूं कि ये क्लासेस रोज रेगुलर रहेंगी। अगर आप सीटेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हाँ जी। नहीं बेटा, पूरी चलेंगी अब, कंप्लीट क्लासेस होंगी। थैंक यू सभी को।